नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आज हमारे खास मेहमान हैं हमसे बात करने के लिए शंकर भंडारी, पत्रकार भी हैं और हमेशा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात को मुखरता से रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं। शंकर भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद दीपक भाई, आपने चैनल पे बुलाया। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आप हमेशा ही दोनों पार्टियों पर कटाक्ष करते रहते हैं। आपके सोशल मीडिया जितने भी हैंडल हैं, क्यों, क्या कारण है? दोनों ही पार्टियों पर इतना गुस्सा क्यों है आपका? दोनों ही दल क्या, मतलब सभी दल जो भी राजनीतिक दल हैं वो जो असल में होना चाहिए चीज, उनकी बजाय फालतू चीजों पर बहस करते रहते हैं, उन चीजों को मुद्दे बनाते हैं, इसीलिए हम उन पे कटाक्ष करते हैं। किस तरह के फालतू मुद्दे? मतलब आप बात रोजगार की करो या जो जमीनी मुद्दे हैं, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनकी बजाय हिंदू मुस्लिम या इस टाइप के जो भी फालतू के मुद्दे होते हैं, चाहे कांग्रेस ले आए, वो कहेगी कि मोदी हटाओ, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसको हटाओ, मोदी हटा के नहीं तो मोदी हटाओ, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और बीजेपी कह रही है कांग्रेस को ले आओगे तो यहाँ मुसलमानों का राज हो जाएगा। तो जो यहाँ के युवा है, यहाँ का जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या करेंगे? उनके लिए सोचने वाला कौन है आखिर? उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो सवाल तो उठने चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है? बीजेपी तो कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिससे देश के लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके विरोध में बात कर रहे हैं। देखो, 5 किलो राशन देना कोई विकास की उसमें तो नहीं आता, कैटेगरी में नहीं आएगा। 5 किलो राशन दे दें या तुम कुछ लोगों को कुछ चीजें मुफ्त दे रहे हो, चाहे वो बीजेपी की बात किया और राज्यों में जहाँ कांग्रेस की या किसी और की गवर्नमेंट है, वो वहाँ ऐसी चीजें दे रहे हैं। तुम देना है तो स्थायी रोजगार दो लोगों को ना। नहीं, पहले से लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, वो भूखे सोने के लिए मजबूर होते थे। अब वे लोग कहते हैं कि उनके पास खाने के लिए चावल है, क्यों वो खा रहे। वो आपकी बात देखो, आप कह रहे हो, लेकिन असल में जो विदेशी मीडिया पे तुमने खबरें देखी होंगी, भारत तो हर जगह पिछड़ा है। भूखे रहने के मामले में हम आगे हैं। मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जिनको विदेशी मीडिया पे भरोसा है, भारत की मीडिया पे कम। भारत की मीडिया पे किसको भरोसा है? मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ एक गिने चुने चैनल, जैसे आपका चैनल, कई लोग ऐसे चैनल है, इनको छोड़ते तो मेन राष्ट्रीय मीडिया पे किसको भरोसा है आज की डेट में? बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल भरोसा नहीं। वो जो खबरें जो एडवर्टाइज दे रहा है वो दिखाने के लिए कहेगा, वो दिखा रहा है। 24 घंटे शाम को 3-4 लोग बैठा के उसी फालतू की चीज में बहस करवाते हैं। तो इसी मीडिया पे क्या चैनल तो कहते हैं हम लगातार सही मुद्दे पकड़ते हैं, कौन सा मुद्दा देश की बात करते हैं। कौन सा मुद्दा दिखा दिया? किस चैनल है? किसी भी चैनल में ना लद्दाख वाला मुद्दा दिखा, मणिपुर की घटना तब तक नहीं दिखी जब तक वो महिला वाला कांड नहीं हुआ था। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाले केस में कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से इसको डाइवर्ट किया जाए, ऊट पटांग सवाल दिखा गया। और भी चीजों में जो भी हमारे देश में प्रदेश में घट रही है, उन चीजों को दिखाने का काम हो कहाँ रहा है? बताओ। नहीं हो रहा है। आपको लगता है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, मेरे को तो लगता है बिल्कुल नहीं हो रहा है चीजों में। जो रोजगार की बात है, उत्तराखंड या देश की बात करते हैं तो चुनाव में रोजगार के मुद्दे तो गायब रहते हैं। वही क्या कारण है इसका? कारण यही है कि मीडिया उन चीजों को दिखाई नहीं रही और बाकी राजनीतिक दल भी रोजगार को और जो युवाओं के भविष्य को लेकर चीजें हैं उनके बारे में सोचती नहीं है। उनको अपने एजेंडा से किसी को आरक्षण पे बात करनी है तो किसी को हिंदू मुस्लिम पे करनी है, इन्हीं चीजों पे बातें हो रही है। आरक्षण की बात की आपने, क्या आपको लगता है आरक्षण का फायदा आरक्षण मिलने वाले व्यक्ति को सच में हो रहा है या खाली माहौल बनाने वाली बातें हैं? दीपक भाई, अगर इस पर मैं बात करूं तो आप ही देखो, आपके आसपास के जो भी इन कैटेगरी में आते हैं, आरक्षण वाले कैटेगरी में आते हैं, कितने सारे लोग, हजारों लोगों को जानते हो क्या? उसमें से किसी एक को मिला तुमने देखा किसी एक को रोजगार मिलते हुए आरक्षण से जिसको नौकरी मिली हो? हाँ, कुछ होंगे, मुझे पर्सनली तो इसमें याद नहीं है, लेकिन कुछों को तो मिला होगा। वो मिला उन्हीं को है जो या तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं या नेताओं के पिछले लोग हैं, उन्हीं को मिला है। नेताओं के रिश्तेदार होंगे उनको मिले होगा। जो असल में जो उसका हकदार है, जिसको शिक्षा में पूरा मौका नहीं मिला, रोजगार तो कोई आरक्षण की व्यवस्था उन्हीं के लिए हुई थी ना, जिनको मौके नहीं मिल पाए। तो उनको मौका देने के लिए था, उनको नहीं मिलता है। जिनके बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, उन्हीं जो माँ बाप सेटल है, उन्हीं के बच्चों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है। आपने कहा जिसकी जान पहचान होगी उसको रोजगार मिला होगा, लेकिन उत्तराखंड में तो इसके खिलाफ नकर विरोधी कानून से लेकर अनेक ऐसे कानून आ गए जिसमें आप जान पहचान का भी खेल नहीं होता। वे जिसने बीच में करवाए थे अपने लोग भर्ती, उनकी नौकरी चले गई। आप कह रहे हो अभी भी जान पहचान से नौकरी लगती है। उन लोगों का मुद्दा मीडिया की नजर में आ गया, जो चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली, तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी, चुनाव हार जाते नहीं तो उन्होंने एक कानून बनाया, उसको फायदा क्या हो? कितने लोग पकड़े गए? जो पकड़े गए थे वो छूट गए दोबारा। हाकम सिंह की बात करना चाह रहे हैं आप? हाकम सिंह जैसे लोग सारे छूट चुके हैं, अंदर तो कोई है नहीं, तो कैसे मान लेंगे हम? तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, कांग्रेस है ही कहाँ?
तो आपको लगता है कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है? हाँ, लगभग खत्म है। कई गिने चुने नेता हैं, वो इस बार शायद चुनाव हारते हैं तो वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क्या कारण है? आप जो इतनी राजनीति को समझते हैं, पढ़ते हैं, पत्रकार भी हैं, माहौल को जानते हैं, क्यों जा रहे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी में? क्या लगता है? एक तरह की प्लानिंग बनाई जा रही है कि एक ही पार्टी का राज हो, चाहे वो बाद में फिर बीजेपी कांग्रेस से हटके अलग मुद्दों पे आ जाएंगे, और जो लोग पावर में हैं वो कभी पावर से नहीं हटना चाहते हैं, बस यही कारण है। अच्छा, ये चीजें पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि अभी की गवर्नमेंट। किस दौर में हुआ था? हर दौर में हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी के टाइम पे किस टाइप का मामला हुआ था, वो भी था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें भी ऐसा हुआ। राजीव गांधी ने भी वही करने की कोशिश की, आज ये लोग भी वही कर रहे हैं। एक किताब थी जो गांधी के सपनों का भारत, आपने उसे पढ़ा, उस पर एक लेख लिखा, अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या था गांधी के सपनों का भारत? गांधी जी असल में चाहते थे जो देश के सबसे कमजोर वर्ग हैं, जो सबसे पीड़ित वर्ग से आता है, उन लोगों को भी मौका मिले। उनका मुद्दा दलितों से लेकर जो कमजोर है, गरीब है, उन लोगों को आगे बढ़ाने को, बराबरी का हक देने का, गांव वालों को मौका देने का, ये मुद्दा था उसमें। लेकिन वो कहाँ से बोल रहा है? मतलब आपको लगता है गांधी के सपनों का भारत आज भी अधूरा है? हाँ, गांधी को गाली देने वाले आगे बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से उनके सपनों का भारत आगे होगा? क्यों देते हैं गांधी को गाली? उनकी कुछ कमियां रही? आपको लगता है गांधी जी की कुछ कमियां थी देश में? देखो, कमियां निकालने पे आओगे तो किसी भी कमी निकाल देंगे। लोगों ने तो भगवान की भी कमियां निकाल दी। तो असल में गांधी वाला मुद्दा क्या है कि वो राष्ट्रपिता क्यों बन गए, हमारा आदमी क्यों नहीं बना, बस ये मुद्दा। और कुछ नहीं है पूरे देश में। जो भी अभी राजनीतिक दल के लोग गाली दे रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी को गाली दे रहे हो या अम्बेडकर जी को कौन गाली देता है? कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे आदर्श रहे हैं, बीजेपी वाले हर उनकी जयंती में वहां जाके। देखो, पार्टी का जो टॉप लेवल का आदमी होता है ना, वो कभी किसी को गाली नहीं देगा। लेकिन विचारधारा जो शुरू होती है वो जीरो से शुरू होती है। जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वो गाली दे रहा है, इसका मतलब पार्टी की विचारधारा गाली देने वाली है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखो, महात्मा गांधी को गाली देते हैं, भीमराव अम्बेडकर को गाली देते हैं, और कांग्रेस वाले महात्मा गांधी को पूछते हैं तो वो सावरकर को गाली दे रहे हैं। बात तो वही ना। मतलब आपको लगता है ये बड़ी विचारधारा की लड़ाई है जीरो स्तर से? हाँ, वो लड़ाई ऊपर से कही जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से बयान नहीं किया जाता। तो नीचे के लोग हैं वो बिल्कुल खुल के बोलते हैं। राम मंदिर बना और देश ने जश्न मनाया, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया उसमें थोड़ी अलग तरीके की थी। मैं खुद गया। आप वहां गए, लेकिन आपको क्या लगता है उसका फायदा चुनाव में होगा बीजेपी को? हाँ, फायदा होगा बिल्कुल। यूपी में फायदा होगा, उत्तराखंड में फायदा होगा, कई जगह फायदा होगा उससे, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ सवाल था। और मुद्दा भी ऐसा था जिसको शायद और कोई सुलझा ना पाता, इन्हें सुलझाया है। अच्छे काम किए हैं तो उसकी तारीफ होनी भी चाहिए। तो कांग्रेस के बस की बात नहीं थी राम मंदिर बनाना? बिल्कुल, कभी नहीं बना पाता। आपने एक लेख लिखा था कि आपने मंदिर तो बना दिया, लेकिन लोगों को इस काबिल नहीं बनाया कि वो राम मंदिर में जा सकें। हाँ। इस पर क्यों नाराजगी दिया? देखो, तुमने मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। कौन जा रहा है वहाँ? जिनके पास पैसे वही तो जा पा रहा है। जिनकी बहुत ज्यादा आस्था थी वो साइकिल से गए वहाँ। जिनके पास समय नहीं है और पैसा भी नहीं है, जैसे कई लोग हैं, किराए की वजह से अपने काम छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, बस वो कहाँ जा पाने? बताओ। तो आप कह रहे हो कि पैसों वालों का मंदिर है राम मंदिर? इस समय ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, या तो आदमी इतना फ्री हो कि उसके पास टाइम ही टाइम है, वो तब जाएगा, या उसके पास ऐसा है कि वो फटाक से गाड़ी बुक करिए, कराओ, चले गए। गरीब लोगों को तो केजरीवाल मुफ्त में राम मंदिर भेजने की प्लानिंग बना रहे थे, बसें लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको तो बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बंद करना राम मंदिर का दो अलग अलग मुद्दे हैं। बंद करने का जो सवाल है उसकी टाइमिंग पे हम सवाल उठा सकते हैं कि गलत टाइम पे बंद किया। बाकी अगर उसने गलत किया होगा तो जांच का विषय है, जांच में अंदर है तो जो भी होगा। आपको कैसे लगता है केजरीवाल? मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अच्छा लगता है। बीजेपी से सबसे बेहतर, दोनों से बेहतर केजरीवाल उस मामले में। बाकी हो सकता है शराब घोटाले में। दिल्ली और पंजाब को तो उन्होंने अपने बस में कर दिया, अभी उत्तराखंड में दबदबा होगा उनका? हो सकता है, अगर बाहर निकल गया तो कर दे दबदबा कुछ। अच्छा, दरअसल क्या है ना, कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वो तभी दूसरे राज्य में जीत सकते जब अपने राज्य में अच्छा कार्य करे। अब मान लो मोदी जी गुजरात में अच्छा काम करे नहीं होते, अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि उन्होंने गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके तैयार किया, तभी वो देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया तो पंजाब जीत गया। पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह काम करेगा, तीसरी जगह भी जीतेगा। आपने जब भू कानून का मुद्दा उठा था उस समय आप पक्ष में नजर आ रहे थे, आप रेडियो में हमको दिखाई देते थे झंडे लेके भू कानून के। तो धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया बदलने लग गई और आपने उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा दिए कि चुनाव के वक्त में भू कानून की मांग क्यों उठ रही है, क्या इसके राजनीतिक फायदे हैं, और उसका धीरे धीरे असर भी आपको देखने को मिला है। तो बॉबी पवार वहां से
खड़े हो गए टिहरी से, क्या लगता है उससे जोड़ के देखते हैं? बिल्कुल, पहले मैं नहीं देखता था उसको, लेकिन अब आंदोलनों का एक चीज है, आंदोलन असल में किए जाते ही है राजनीति के लिए। वो भू कानून की लड़ाई 2022 चुनाव से पहले पहले याद आई, 24 के टाइम पे फिर याद आने लगी, अब 27 तक शांत रहेगा और 27 के चुनाव से ठीक पहले पहले याद आ जाएगी कि भू कानून बनना चाहिए। तो चुनाव के वक्त में ये जो मुद्दे हैं वो सामने आ जाते हैं और समय गायब रहते हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, जबकि और टाइम पे लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर तुम अभी चुनाव जीतने के बाद तुम आंदोलन कर दो तो लोग भी इकट्ठा नहीं होंगे। क्या है बॉबी का माहौल, आप तो जानते हैं? बॉबी पवार जीतना चाहिए, दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए, चाहे वो बाद में कैसा भी बने, लेकिन जीतना चाहिए। मुझे लगता है कि जीतना चाहिए उसको। आपको लगता है अगर बॉबी पवार जीतते हैं तो युवाओं के हितों की बात होगी? देखो, हितों की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं भी होगी तो तब भी दोनों पार्टियों को सबक मिलेगा कि अगर हम नहीं करेंगे, हम अपने मनमानी पे आएंगे तो जनता से एक बंदा उठ के हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। उमेश कुमार जो विधायक हैं खानपुर से, उनकी विचारधारा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहले आप उनकी विचारधाराओं का बहुत समर्थन करते हुए नजर आते थे, अनेक जगह आप कहते थे कि उमेश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे ही है या बदल गए अब? उसका मतलब उमेश कुमार का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना है, मेरे को ये लगता है। तो चुनाव लड़ने के लिए माहौल बनाया? माहौल बनाया, मैं अपने पार्टी पे और जो भी चैनल उसने खड़े किए वो इसीलिए कर रहे हैं कि उसके पक्ष में माहौल बनाया जा सके। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। हो पाएगा? कुछ मुश्किल है, 30-40 वोट ले आए, क्या पता। ये हरीश रावत ने क्यों चुनाव से किनारा कर लिया, क्या कारण लगता है आपको? दिग्गज नेता है उत्तराखंड के? नहीं, हरीश रावत क्या और भी दिग्गज नेता उनकी साइड हो चुनाव से, इस बार क्यों आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? अब ये तो जांच का विषय है। मेरे को इसमें लगता है कि हो सकता है कि पक्ष वालों ने या बीजेपी वालों ने कहा चुनाव लड़ेगा तो जांच करवा दूंगा। अरे ये चुनावी बॉन्ड की जो बीच में खबरें आई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बॉन्ड का मामला बहुत गंभीर मामला है, उसको मीडिया ने दिखाया भी नहीं। वो गलत मामला है। तुम जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हो, तुम गौ माता की बात करते हो और चंदा उन्हीं से ले रहे हो जो कत्ल खाने खोल रहे हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज पे चंदा दो धंधा लो टाइप के भी मामले सामने आए, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी और उसको मीडिया ने दिखाना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने उस पर चुप्पी साल दी। वो कहने लगे कि सारे जो विपक्षी हैं वो इतने % है, वो तो कोई इतना चंदा मिल गया, मतलब वो हिसाब दिखा रहे कि हमने चोरी करी है, लेकिन हमसे ज्यादा चोरी इनने करी है। उत्तर भारत में तो बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, दक्षिण भारत में कुछ कमाल कर पाएगी? या पूर्वोत्तर मणिपुर की बात की आपने, क्या है वहाँ का अपडेट आपकी नजर? मणिपुर देखो, साल भर करीब हो गया है, कभी कोई किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कहते हैं कुछ नहीं है। तो मणिपुर, अगर जनता वहाँ की जागरूक होगी तो शायद मणिपुर में नुकसान हो। कश्मीर, लद्दाख? लद्दाख में भी नुकसान होगा, कश्मीर में भी नुकसान होगा, जम्मू में पता नहीं क्या रहता है। दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, मुश्किल है वहाँ, थोड़ा टिपिकल है। 412 का जो सपना देख रहे हैं वो तो नहीं हो पाएगा। आप अभी तो लोग कह रहे हैं कि 400 पार होंगे ही, आप कह रहे हो नहीं होंगे। कितने आएंगे बीजेपी के अगर जीतती है तो? 272 से ज्यादा आ पाएंगे? हाँ, जीत तो जाएगी, जीत जाएगी। जीतना मतलब जीतने जैसा माहौल तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं उसको माहौल उतना होना थोड़ा टफ है। इस क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, क्या इतना शांत माहौल क्यों हो गया चुनाव का? शायद उनके पास पैसा ना हो, उनके नेताओं को अपने उनको बुलाने के लिए। तो जो बड़े नेता आते हैं पैसे से आते हैं क्या? क्यों बड़े नेता आएगा कहीं, वहां सारे जगहों से पूरे लोकसभा क्षेत्र से तुम्हें कार्यकर्ता इकट्ठा करने पड़ेंगे, गाड़ियां भेजनी पड़ेंगी, वहां बैनर लगाने पड़ेंगे, पोस्टर लगाने पड़ेंगे। एक ही रैली में 20-30 लाख रुपए बैठता है एक रैली। उत्तराखंड की 5 सीटों का हाल क्या होने वाला है? कौन जीत पाएगा? आपको क्या लगता है 5 सीटों में कांग्रेस कोई ले जाएगी? शायद गणेश गुलजार वाले में थोड़ा बहुत टक्कर हो सकती है, बाकी जगह तो लग नहीं रहा कि कुछ होगा। क्यों गणेश गुलजार में आपको ऐसा क्या लगा कि वो टक्कर दे सकते हैं और नहीं दे सकते? यहाँ से जनता के बीच में जाने में सफल हुए। प्रकाश जोशी भी राष्ट्रीय नेतृत्व में रहे हैं कांग्रेस के, तो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। और प्रदीप टमटा की बात करें तो उन्होंने भी सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, विधायक रहे। नहीं, आदमी अच्छे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ के जो जनता है वो 2000 रुपये जो किसान निधि आ रही है उससे खुश है। तो किसान निधि का विरोध क्यों करते हैं? 2000 किसानों को मिल रहे हैं, उनको तो फायदा हो रहा है ना। हाँ, हर महीने 500 रुपए है, उनको उससे पहले उतना भी नहीं मिला है ना। तो आप किसान सम्मान निधि को किस रूप से देखते हैं? किसानों का सम्मान वाकई में है या खाली माहौल? वोट बैंक का है। वोट बैंक का 200-500 रुपए महीने में क्या होता है, उससे ज्यादा तो बंदर खा जा रहा है घर में। कितना देना चाहिए था? मतलब 2000 नहीं तो कितना देना चाहिए? वो नहीं देना चाहिए था ना। अपना गाँव में
जो खेती हो रही है हमारे गांव की, उस खेती को बचाने के लिए प्लान बनाना चाहिए था। 4 गांव में तुम्हें कहीं कहीं पर बंदरबाड़े बनाने की या सुअरों को रोकने की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना दें जिससे अंदर ना आ सके, लोगों को पानी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करा सके। यही स्थायी समाधान है। 2000 रुपये दे के तुम उसकी खेती को वो थोड़ी कर लो, 2000 रुपये का थोड़ी होता है एक बार में। सरकारें तो कहती है किसानों की अर्थव्यवस्था, मतलब जो आर्थिकी थी उसे हमने दुगुना कर दिया, डबल इंजन की सरकार ने डबल कर दिया किसानों की आर्थिकी को। आपको लगता है डबल हुई? 2000 रुपये को लेके लग रहा होगा उनको कि 2000 रुपये दे रहे हैं तो डबल हो गई। इसके अलावा तो कुछ काम दिखा नहीं। नशा मुक्ति की बात करते हैं हम। अब आपको पता होगा 9000 पेटियां शराब पकड़ी गई एक लोकसभा क्षेत्र में, पौड़ी में वो पकड़ी गई है। अब नहीं पकड़े वाले भी होंगे। तो कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव का में ये दारू का माहौल, इसकी महत्वपूर्णता? दारू का तो बड़ा बुरा हाल है। पहाड़ों में हर आदमी एक एक बोतल के पीछे पागल है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है उनसे? नुकसान है देश के लिए, बहुत बड़ा नुकसान है। सरकारों को लगता है कि अगर हम शराब देंगे तो हमको वोट मिल जाएंगे, हमको मिल भी रहे हैं। लेकिन कहीं तो सरकारें कहती हैं ना हम राज्य को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। अब वहाँ सरकारों ने घरों में शराब रखने का लाइसेंस दिया हुआ है और कहते हैं कि हम ज्यादा शराब बेचेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, ज्यादा बजट आएगा हमारा और विकास कार्यों में लगा देंगे। किस रूप से देखते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे तुम्हें बजट के लिए उनको या तो खनन चाहिए कि खनन करवाते हैं, या दारू चाहिए, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। तुम पर्यटक को बढ़ावा देना है, तुम्हें उत्तराखंड जैसी जगह में शराब की बजाय तुमको पर्यटक पे फोकस करते हैं तो क्या नहीं होता? सड़कें अच्छी बनी होती है। आज भी कैंची धाम, ऊपर चिते गोलू, कितने मंदिर है हमारे, हजारों मंदिर है उत्तराखंड में। मंदिरों को डेवलप कर दो, कोई पर्यटक स्थलों को डेवलप कर दो तो लोग आएंगे, अपने आप ही काम होगा। शराब बढ़ा के गाँव के लोगों के जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उनसे एक पौवे के पैसे इकट्ठा करके सरकार चली गई, ऐसे थोड़ी चलेगा। जो पहाड़ों में महिलाओं की समस्या है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनको समय पर ना अस्पताल मिल पाता, उनकी जिंदगी ही संघर्षों से भरी हुई है। आप इस पे बड़ा मुखरता से पेश आते हैं और आपने तो कई बार सरकारों को हिला दिया। फोन कॉल आते हैं कोई आपके पास, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कई फोन तो आते रहते हैं। किसके फोन आते हैं? बीजेपी वालों के, कांग्रेस वालों के? कांग्रेस वालों को फोन नहीं आते क्योंकि अभी उनकी कुछ है ही नहीं कि किस आधार पर फोन करेंगे। मतलब बीजेपी वाले फोन करते हैं? वही करते हैं। तो आप वीडियो डिलीट कर पाते हैं या? मैं वीडियो डिलीट नहीं करता। इतनी हिम्मत है? ना, नहीं करता वीडियो। मेरे को थाने चक्कर लगाने पड़े, मैं हो गया था। हाँ, बीच में तो एक केस हुआ था आप पे जिस पे आपको बहुत परेशानी हुई थी। सोमेश्वर में भी हुआ था एक बार, मैडम 2-3 बार। 2-3 बार संकट में फंस चुके हो। लेकिन संकट क्या है, ठीक है, सच्चाई है, पता लग रहा है क्या है माहौल। फिर भी बीजेपी वालों के फोन तो आते होंगे ना, यार ऐसी चीजें मत करो, तब भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, कुछ दे देंगे खर्चा। शामिल वाला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं चीज ऐसी चीजें मत डाला करो, क्या दिक्कत है हमको बता दिया करो। मतलब जब हमको समस्या व्हाट्सएप करेंगे तभी वो समाधान करेंगे, ऐसी स्थिति है। आपने चुनाव में खूब मुद्दा उठाया था कुकर वाला, सच में कुकर बटे थे या खाली माहौल बना दिया? नहीं, कुकर बटे थे, पकड़े भी गए थे तो घर में भी आया है। अच्छा, घर घर में कुकर पहुंचा है। ठीक है, बढ़िया, लोग खुश हैं उससे। किस रूप से देखते हैं आप? देखो, आप चुनाव में कुकर बांटे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है अच्छा है हमारे लोकतंत्र के लिए? आप तो कहते हो लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। देखो, कुकर बंटने का मतलब ये है कि उन लोगों ने पहाड़ के लोगों को एक कुकर के लायक समझा है, लेकिन पहाड़ के लोग खुश थे, उन्होंने कुछ तो दिया, बिल्कुल गलत तरीके से लिया ना उन्होंने। मतलब लोगों ने पॉजिटिव लिया उसको सकारात्मक लिया, उन्होंने ये तो दे दिया, किसी ने तो आज तक चम्मच नहीं दी, इन्होंने कुकर दे दिया। जबकि उन्होंने सोचा कि ये कुकर के लायक है, एक पौवे के लायक है आदमी, और तो एक साड़ी और कुकर की सीटी तो उड़ गई थी, कहीं खबरें आ रही फ्री में बटेंगे तो मतलब हल्की क्वालिटी के थे, फ्री बटेंगे तो हल्की ही होंगे, फ्री में अच्छी क्वालिटी कौन दी? ये बताइए, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लोकतंत्र पे आपकी, लोकतंत्र को क्या मानते हैं आप? क्यों लोकतंत्र के विरोधी हैं आप? कहते हो लोकतंत्र खतरे में है, आप भी कहते थे कितनी बार। लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही है, उसके बाद नेता तंत्र है। क्या है ये नेता तंत्र? आज हम लोकतंत्र बहुत समझ लिया, नेता तंत्र समझ लिया। नेता तंत्र ये है कि जो नेता चाहेगा वही होगा। ये अगली रात को उन्होंने डिसीजन लिया, दूसरे दिन जनता पे थोप दी। लेकिन नेताओं को तो जनता बनाती है, तो ऐसे जनता के हाथ में अधिकार तो है ना। जनता अपने आप को नागरिक मान ही रही है, वो तो अपने को प्रजा मान चुकी है कि मोदी जी राजा है, हम उसकी प्रजा है, ये चल रहा है।
अभी लोग कह रहे थे बाहर कि हम मोदी जी की आने वाले वक्त में पूजा करेंगे, वे हमारे लिए एक भगवान के रूप में अवतार है। क्या कहना चाहोगे इसमें? ज्ञान बट रहा है, व्हाट्सएप में लपेट रहे हैं सब। किसको देखते हैं आप? किसके फैन हैं? रवीश कुमार को देखते हैं या किस लोग को? मतलब आपकी विचारधारा क्यों इस तरफ जा रही है? नहीं, रवीश कुमार वाली बात नहीं है, देखता हूँ सभी को, ऐसा नहीं है। न्यूज चैनल भी देखता हूँ, लेकिन न्यूज चैनल आजकल देखने लायक नहीं रहे ना। वहाँ तुम सुबह से लेकर शाम तक न्यूज चैनल खोलो, वो ऐसा लगता है कि प्रचार खुद कर रहे हैं सरकारों का, जबकि उन्हें सरकारों पे सवाल उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठा पा रहे? पैसा मिला उनको, पैसा दबा के मिला, पैसा बहुत, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, वो कुछ भी कर सकता है। और मीडिया तो आप देखो, आप एक किसी रैली में आप गए, आप जिस एंगल से अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे जनता को वही दिखेगी। आप कार्यक्रम से पहले पहुंच के खाली कुर्सी की फोटो दिखा के न्यूज में डालते हैं कि योगी जी की या मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं थी, जनता तो सच मान लेगी। मोदी जी का भाषण लगा दिया, बीच में तुमने वाली वीडियो लगा दी जिसमें खाली कुर्सियां हैं, जनता के लिए तो सच हो गया ना। तो अगर तुम वही चीज उल्टा दिखाओगे गलत हो गई, वही हो रहा है जनता के बीच में, वही खबरें जा रही हैं उल्टी। एक तरफ आप कहते हो कि ऐसा माहौल बन रहा है और दूसरी तरफ कहते हो बीजेपी मजबूत स्थिति में। क्यों है तेरे इसकी मजबूत स्थिति में? मीडिया उसका सपोर्टर है। अब हल्द्वानी वाली घटना में देखो, तुमने बनपुरपुरा वाली घटना देखी होगी, एक ट्रांसफार्मर फूकने की और पुलिस थाना फूकने की शायद एक वीडियो थी, मीडिया ने 7 दिन तक दिखाया, और वो पता नहीं गजा हमास वाले धमाके यहाँ दिखा रहे थे। बाहर की मीडिया को लगा कि हल्द्वानी में पता नहीं ऊपर से बम गिर रहे हैं। मीडिया में तुम आज तक देख जो एलिवेशन है, एलिवेशन का एलिवेशन में ऐसा लग रहा था कि क्यों, मतलब जैसे हमास और वहाँ होता है वैसे हल्द्वानी में हो रहा है। उनके दिमाग में अभी सेट है कि हल्द्वानी जैसा माहौल न थे। हाँ, इससे हल्द्वानी को नुकसान कितना हुआ देश में? हल्द्वानी की छवि को बहुत नुकसान हुआ होगा। हल्द्वानी की छवि हुई है। आप देखो ना, हल्द्वानी इन्होंने एक पुलिस थाना जो भी जला, जो उस समय मामला था पुलिस वर्सेस मुसलमानों का मामला था, उसको न्यूज ने हिंदू वर्सेस मुसलमान का दिखा था ना। खबरें चल रही थी, कालूशाही मंदिर जला दिया, इधर ये जला दिया, उधर वो जला दिया, अफवाह ज्यादा थी, वही लोगों ने सच मान ली। तो अब क्या होगा देश में? किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है? हमारी बातचीत भी लंबी हो जाएगी, हम आपसे शॉर्टकट में संक्षिप्त में जानना चाहते हैं, किस तरीके से हम देश को एक मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं? क्या क्या किया जाए, क्या प्रयास किए जाए? देश की जनता को पहले अपने आप को प्रजा की बजाय नागरिक मानना होगा। उन्हें मानना होगा कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं तो कुछ अधिकार भी हैं। सरकार हमसे कहती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन वो हमारे अधिकारों की बात नहीं करती। तो जब तक नागरिक अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएगा, सिर्फ कर्तव्यों की बात करेगा, तब तक ऐसे ही चलेगा। मतलब उनको लग रहा है कि 5 साल के लिए बन गए हैं तो 5 साल झेलेंगे। जब तुमने बना के उनको भेज रखा है तो अपने हिसाब से काम करवाओ उनसे। जनता को आवाज उठानी होगी। हम विपक्ष के भरोसे नहीं बैठ के जनता को खुद आवाज उठानी होगी कि ये करके तो नहीं करेंगे, तो हम विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जैसे भी माहौल होता है। जनता कैसे आवाज उठाए? विधायक के गेट के दरवाजे में तो ताला होता है, अंदर कैसे जाए, अपनी बात कैसे पहुंचाए? जरूरी नहीं ना विधायक के घर जाके ही काम होगा। जिस चीज के लिए काम करवाना है, तुम कई ऑप्शन है, करते हैं लोग। आंदोलन करने वाले तो सड़क जाम भी करवा देते हैं, गाड़ियां बंद होंगी, पेट्रोल पंप को घेर दो। तुम्हारे अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो अपने क्षेत्र के 10 पेट्रोल, जो 7-8 पेट्रोल पंप सब घेर दो, गाड़ी को आने मत दो, सारी गाड़ियां आने जाना बंद हो जाएंगे। सरकार को तुम्हारी सुननी पड़ेगी। अब एक कल परसों मुक्तेश्वर की घटना देख रहे थे आप, 19 से कितने बच्चे थे, वो बच्चों ने एक साथ नाम कटवाया, नाम कटवा दिया, स्कूल बंद हो गया। स्कूल में वो शिक्षक नहीं थे। मुद्दा ये था कि स्कूल में शिक्षक नहीं थे, तो बच्चों ने 6 महीने तक वेट करते रहे और नहीं हुआ तो उन्होंने अपना नाम कटवा दिया। अब वो 19-20 जो भी बच्चे थे वो पढ़ने वाले, क्या लगता है कि कोई ऐसे घर का होगा जिसके पास पैसे होंगे? बिल्कुल नहीं लगता। अब सोमेश्वर में हमने एक वीडियो दिखाई थी, तुमने भी, तुम्हारे चैनल में भी चली थी वीडियो, जिसमें एक कमरे के अंदर 5 कक्षाएं चल रही हैं और कार्यालय भी चल रहा है। तो ऐसे में कौन उठाएगा? देखो, जिम्मेदारी इसके लिए जितनी सरकार है उतनी वो गाँव जिम्मेदार नहीं है जहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, गांव के लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, तो माता पिता भी जिम्मेदार हैं। माता पिता ने खाली भात खाने के लिए तो भेजा करूँगा स्कूल, वही बन रहा है, भात खाओ आ जाओ। बन पाएगा विश्व गुरु भारत? कितना टाइम लगेगा? न्यूज में तो बन चुका है, न्यूज में बन चुका, उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा क्या बन सकता है? उससे ज्यादा नहीं बनना है। विदेशी रिपोर्टों की बात करते हैं आपकी, हमारा हंगर जो इंडेक्स में इतना पिछड़ गया, आपको सही में लगता है कि हम इतने पिछड़े हुए हैं या खाली बदनाम करने वाली बात? ना, कोई बदनाम करने वाली बात नहीं, पिछड़े हुए हैं। पाकिस्तान से पीछे दिखाते हैं हम? हो सकता है स्थिति हो वैसी, हमें मीडिया ही तो दिखा रहा है। हमारे देश का मीडिया जो 24 घंटे आरती उतार रहा है नेताओं की,
तो क्या हो रहा होगा बताओ। आपका जंगले गांव के हो, सांसद ने तुम्हारा गांव गोल ले रखा था, कितनी बार दिखाई दिया 5 साल में? आज पहली बार पहुंचे थे थोड़े दिन पहले। तो वहां सड़क बनी नहीं, तुमने खुद अपने हाथ से 1.5 किलोमीटर की सड़क खोदी थी, उसमें शायद केस भी हुआ था। वो अलग बात है, वो अलग। तो मामला ये है कि तुम्हारे गांव में नहीं पहुंची है, दूसरे के गांव में भी नहीं पहुंची है। तो ऐसी सब जगह है, माहौल वही है कि परेशान सब है, बस बोल कोई नहीं पा रहा। ऐसे बोलेंगे लोगों को जागरूक कौन करेगा? किसी को तो आना होगा ना आगे। तो वही तो आगे आने वाला कौन है? शंकर भंडारी छोटी राजनीति में आएगा कभी? सोमेश्वर क्षेत्र से आप आते हो, सोमेश्वर की राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है आपको, सुबह से शाम तक पोस्ट करते रहते हो, आओगे कभी धीरे धीरे? मैं तो खाली जनता को चिढ़ाने के लिए करता हूँ, मेरा मकसद कोई नेता को चिढ़ाना नहीं है। मैं जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे झंडे लेके घूमते हैं उनको चिढ़ाता हूँ कि तुम्हारे खुद के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और तुम नेता के आने पे जिंदाबाद के नारे लगा दे रहे हो। तो मेरे तो टारगेट वो रहते हैं, नेताओं से कोई दिक्कत नहीं। नेता तो करेंगे वैसा जैसा जनता चाहेगी। अब जिस आदमी से तुम परेशान हो, उसके आने पे तुम जिंदाबाद के नारे लगा दोगे तो उसको क्या लगेगा? उसको तो लगेगा कि ये लोग तो खुश है। तो वही चल रहा है आजकल, मामला ये है। देश की जनता को खुद को एक देश का नागरिक मानना पड़ेगा और देश प्रजातंत्र है, प्रजा के हिसाब से चलेगा, ना कि यहाँ चाहने जो राजा होगा उसके हिसाब से। तो हमको लग रहा है मोदी जी राजा मान रहे हैं अपने? हाँ, वो अपने आप को राजा मान चुके हैं। हाँ, वो राजा के मान चुके, उनके कार्यकर्ता उनको तो भगवान मान चुके हैं। वो अपने आप को राजा मान चुके हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे। बिल्कुल वो मान चुके हैं। जी, जो विपक्षी पार्टी वाले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं, क्यों आते हैं? डर भी होगा, पैसा भी होंगे, दोनों चीजें होंगी। पैसा और डर। तो ये थे हमारे साथ शंकर भंडारी। बड़े विस्तार से हमने इनसे बातचीत की, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम इस साक्षात्कार को यहीं समाप्त करते हैं। इन्होंने अनेक उत्तराखंड सहित देश के मुद्दों पर अपने विचार रखे और विस्तार से बताया कि देश में क्या माहौल है, क्या माहौल बन रहा है और क्या हो सकता है और हम कैसे देश को बदल सकते हैं। ऐसे ही अनेक लोगों से बातचीत के लिए आप देखते हैं प्रतिपक्ष संवाद। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बने रहे प्रतिपक्ष संवाद के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देव।